हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पर बजट लेकर उपस्थित हूं और मैं यहां पर डिस्कस करूंगा कि बजट की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो 2024-25 का ये जो आया है आपका पूर्ण बजट। इससे पहले जो फरवरी में आया था वो आपका अंतरिम बजट था, क्योंकि आगे इलेक्शन होने वाला था। तो इलेक्शन के पहले जो होता है वो आपका अंतरिम बजट आता है। उसके बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है, जब आपके सामने पूर्ण बजट आया। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसको पेश किया है निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। ठीक है, तो ये जो हम लोग के देश के वित्त मंत्री हैं। अब देखिए आर्टिकल जो 112 है, देखिए सॉरी 112 है, यहाँ पर 22 लिख गया है। तो इसमें देखिए बजट शब्द का नहीं है, इसमें लिखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल जो यहाँ पर दिया है वो आपको पूछा जाएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है। आर्टिकल 12 है। हाँ, जो धन विधेयक वगैरह या बजट पेश होते हैं वो आपका 100 आर्टिकल 10 में ज़रूर है। तो बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन चीज़ यहाँ पर बजट में इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले विकसित भारत के हमारे लक्ष्य क्या है। यहाँ पर देखिए विकसित भारत के लक्ष्यों में 4 चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया गया। यहाँ मुख्य जातियों से मतलब है 4 एरियाज़ देखे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अन्नदाता बोले तो किसानों के वेलफेयर पर ध्यान रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। गरीबों पर, महिलाओं पर और युवा, ये 4 प्लेयर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछेगा विकसित भारत के हमारे लक्ष्य का रोड मैप पे कौन कौन से मुख्य 4 मदे या जातियाँ हैं। तो अन्नदाता, गरीब, महिलाएं और युवा। ठीक है, तो इनको फोकस करके चीज़ें बनाई गई हैं। अब देखिए बजट का मुख्य विषय क्या है। तो बजट का मुख्य विषय है कि रोजगार डेवलप हो, कौशल प्रशिक्षण है। तो अब कितना कौशल प्रशिक्षण होगा ये भी अभी आपको हम बताएंगे। एमएसएमई पर बात की गई और मिडिल वर्ग पे बात की गई है। तो ये 4 यहाँ पर बजट के मुख्य विषय हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट एक एक चीज़ क्लियर करते जा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाएं और ये आपके आने वाली पीसीएस, आरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सभी मतलब यूपीएससी अगले साल आएगा, बट जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, पीसीएस के मिलेंगे, आरओ, तो सभी जगह काम आने वाला है। तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की बात हुई थी, देखिए यहाँ पर क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता यहाँ पर बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान, यानी ऐसे एग्रीकल्चर रिसर्च हो जो चेंजेस लाए, उत्पादकता यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और जलवायु के अनुकूल किस्मों पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यवस्था व्यापक समीक्षा की जाए। यानी हमारे पास ऐसे सीड्स हों, ऐसी टेक्निक हो जो क्या करें कि हमारे जलवायु पर निगेटिव इम्पैक्ट न डालें। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति। तो सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चौमुखी विकास के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया। अब आया आत्मनिर्भरता, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता लाने के लिए काम किया जाएगा। तो ये जो मदे हैं ये याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर को लेकर। अब देखिए सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला। तो यहाँ पर बात की जा रही उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो ये जो नीचे के 2 पॉइंट शब्द हैं कि सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। अगला है नई किस्मों की शुरुआत करना। तो किसानों को खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली अनुकूल किस्में, यानी जो HYV सीड जो होती हैं, HYV सीड मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, ऐसा यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इस पे हर एक सेगमेंट पे बात करने वाले हैं, जिससे कि आपका कहीं पर भी कोई चीज़ छूटे ना। तो अगला है प्राकृतिक कृषि। देखिए अभी एग्रीकल्चर पे ही हम लोग चलें, क्योंकि अन्नदाता किसान की बात हो रही थी ना। तो अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग की सहायता द्वारा प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की जाए। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का या फिर ऐसे खाद का प्रयोग करके जो हमारे पर निगेटिव इम्पैक्ट न डाले, वैसे साधनों का प्रयोग करके तो उनको 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान समाधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेचुरल हो गया, झींगा मछली, इसको हम प्रॉन बोलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन में यहाँ पर था, ठीक है, सॉरी ब्लू रेवोल्यूशन में नहीं था, वहाँ पर आपका झींगा मछली के उत्पादन से अलग था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है तो यहाँ पर झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे झींगा मछली। देखिए हम लोग के यहाँ देखिए अगर चाइना और इधर के कुछ साउथ ईस्ट के देश छोड़ दिए जाएँ, इवन जापान भी छोड़ दिया जाए इधर ईस्ट में, तो फिर इंडिया तीसरे चौथे नंबर पर उत्पादन में आ जाता है। अगला है यहाँ पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। तो यानी 3 वर्षों में किसानों और उनकी ज़मीन को शामिल करने के लिए DPI हो जाएगा। ठीक है,
तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और जन समर्थित आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना। केसीसी उधर 1995 से आया हुआ है, तो केसीसी दिया जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर से चीज़ें हो गई। अभी हमने यहाँ पर देखा कि भाई कौन कौन सी मुख्य जातियों पर ध्यान दिया जाएगा, तो अन्नदाता, गरीब, युवा, महिलाएँ। और फिर बजट की जो थीम थी कि हमारे पास क्या हो कि एम्प्लॉयमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, या स्किल, उसको प्रशिक्षण को कह सकते हो, स्किल ट्रेनिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। फिर हमने एग्रीकल्चर की बात करी है और अब आते हैं यहाँ पर रोजगार को लेकर बात करते हैं कि रोजगार को लेकर यहाँ पर सरकार ने क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं देने की बात करी है बजट में। तो पीएम पैकेज रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं हैं। पहला यहाँ पर देखिए योजना का पहला पार्ट है, पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए क्या सुविधा है। कह रहे जो पहली बार रोजगार प्राप्त करेंगे 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 महीने का वेतन उनको अलग से मिलेगा। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। तो पहला क्या है कि पहली बार रोजगार जो प्राप्त करेंगे उनको क्या किया जाएगा, 1 महीने का वेतन दिया जाएगा 3 किस्तों में। दूसरा यहाँ पर किया गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले संबंध प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की बात जो हो रही है, ईपीएफओ या आपका जो पीएफ वगैरह आगे कटेगा उसकी बात यहाँ पर हो रही है। इससे 30 लाख युवाओं को क्या मिलेगा, यहाँ पर आशा मिलेगी। तीसरा है कि भाई नियोक्ताओं को सहायता। तो जो नियोक्ता होंगे, सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की पूर्ति करेगी। इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की आवश्यकता है। देखिए जब सरकार नौकरी देने वाले और जो नौकरी में आ रहे हैं अगर दोनों को प्रोत्साहन देगी तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि उद्योग के सहयोग के लिए कामकाजी महिला हॉस्टलों की स्थापना, कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाना तथा शिशु गृह की स्थापना करना। मान लीजिए कोई लेडीज़ वर्क करने आई तो यहाँ पर बगल में शिशु गृह होगी, वहाँ पे हो सकता है एक आशा बहू टाइप की या फिर कोई लेडीज़ होंगी जो इनके बच्चों को ध्यान रखेंगे ताकि महिला अपना काम कर सके। दूसरा है सरकार संवर्धित निधि की गारंटी की 7.5 लाख रुपये तक ऋण यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी। अगला है कि घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण। देखिए अगर आप मतलब यहाँ पर देश के अंदर ही रहकर हायर एजुकेशन करते हो तो 10 लाख रुपए तक की आपको लोन मिलेगा और प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को यहाँ पर ई वाउचर दिए जाएंगे और 3% वार्षिक ब्याज की सहायता मिलेगी। अभी स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी तो स्किल डेवलपमेंट में कहा गया कि 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पीएम पैकेज की जो यहाँ पर योजना बात हो रही है तो उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और चीज़ें कैसी समझ में आई आप कमेंट जरूर करें, मेरा पूरा प्रयास है। अब अगला है कि विकसित भारत के लिए की प्राथमिकता है। तो समावेशी मानव संसाधन यानी इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की बात हो रही है। अगर किसी को इंग्लिश में टर्म लिखना होगा तो ये भी देख लीजिएगा। अब यहाँ बात आ रही है दोस्तों पूर्वोदय का विकास। तो पूर्वोदय के विकास में देखिए कौन कौन से राज्य किया गया, आपसे ऑप्शन में 1, 2, 2, 3 पूछा जा सकता है। पीएसएस, आरओ, इवन एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी जो बिहार के हमारे दोस्त लोग देख रहे होंगे प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि कौन कहाँ से देख रहा है ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और मेरा पूरा प्रयास है कि आपको चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंट करी जाएं। तो यहाँ पर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों पर सृजन करने के लिए पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों के लिए यहाँ पर योजना बनाई गई है। अब कौन कौन से राज्य देखिए भाई, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्य के लिए। और एक कॉरिडोर बनेगा अमृतसर से कोलकाता तक, बीच में क्या है गया में औद्योगिक नोड यानी यहाँ पर एक और सेंटर होगा, इधर अमृतसर होगा पंजाब में और इधर कोलकाता होगा, इनके बीच में कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो सोसाइटी के जो कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं वो थोड़ा सा आवाज़ कर रहे हैं तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है, महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थी योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। अब देखिए ये योजनाएं जब चलेंगी तो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं 63,000 गाँवों को कवर करते हुए आदिवासी समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। इससे 5 करोड़ जनजाति लोगों को लाभ मिलेगा। अब पता है कोडिंग बन जाएगी भाई, ऐसा है कि जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से बजट में क्या प्रावधान किया गया। पहली बात जनजाति उन्नत ग्राम योजना, फिर दूसरा 5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित और 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा। कैसा रिफॉर्म, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर बात हो रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोले जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की यहाँ पर शाखाएं खोली जाएंगी जिससे पोस्ट ऑफिस वगैरह से भी चीज़ें
रेगुलेट करी जाती हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। ठीक है, देखिए पोलावरम सिंचाई परियोजना हो जाएगी तो अगल बगल में लिफ्ट इरिगेशन प्रॉब्लम जो पहले थी, मतलब क्योंकि ये नीचे से ऊंचे क्षेत्र में पानी लाया जा रहा है, इसलिए मैंने इसको लिफ्ट इरिगेशन कहा है। ठीक है, तो वो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर, अब देखिए ये क्या है, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर को कोतारफी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के ओवरकोल में नोड में पानी, बिजली, रेल और जैसी सुविधाओं की यहाँ पर बात करी गई है। अब देखिए यहाँ पर है विनिर्माण और सेवाओं के लिए बात हो रही है। विकसित भारत में प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में देखिए क्या है, तो विनिर्माण क्षेत्र में MSME, ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, इनको ऋण गारंटी दी जाएगी। MSME को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल किया जाएगा। ट्रेडर्स के लिए अनिवार्य अनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा। मुद्रा ऋण तरुण में से बढ़ाकर 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। ठीक है, पहले था 0 से 50, फिर 50 से 5 लाख और फिर 5 से 10 लाख। तो आप कह रहे हैं 10 लाख से जगह कितना दिया जाएगा, 20। तो ठीक है, तो मतलब था एक शिशु और तरुण और प्रौढ़ा वाला। ठीक है, तो मतलब वयस्क और प्रौढ़ा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। खाद्य अविकरण इरेडिकेशन और इरेडिएशन है, और गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए यहाँ पर MSME इकाइयाँ। स्ट्रेस अवधि के दौरान MSME की ऋण सहायता दी जाएगी, यानी कि जब कोई एडवर्स कंडीशन है तो उनको ऋण सहायता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोविड टाइम आया था, ठीक है, तो उस कंडीशन की ऐसी बात कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर क्या है कि ऋण मुहैया कराया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास के कार्यक्रम की तरह 12 औद्योगिक पार्क, तो कितने 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, ये नंबर से याद रखिएगा। ठीक है, BGF सहायता के लिए PPP मोड पर औद्योगिक कामगारों के लिए डॉक्यूमेंट्री टाइप आवास, देखिए जो भी वर्कर्स होते हैं उनको डॉर्मेंट्री प्रोवाइड कराई जाए। जैसे आपने सुना होगा कि कतर में कुछ लगभग 40-42 भारतीयों की आग में जलकर मौत हो गई, ठीक है, आग लगने से बिल्डिंग में। तो ऐसी मतलब चीज़ें हम लोगों के यहाँ ना हो अपने नागरिकों के साथ या दूसरे नागरिकों के साथ, तो इसलिए यहाँ पर प्रावधान किए गए। घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन। और अगला है दिवालियापन समाधान में गति लाने के लिए अधिकरण और अपीली, यहाँ पर बात हो रही अपील अधिकरण को सुदृढ़ करना और अतिरिक्त अधिकरण स्थापित करना। ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं पर 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर, और इंटर्नशिप में कितना भत्ता मिलेगा, 5,000 रुपये और 6,000 की एक कालिक सहायता। एक कालिक मतलब एक साथ 6,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 5, यहाँ देखिए क्या है कि इंटर्नशिप किसको, 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ लोगों को हम इंटर्नशिप कराएंगे ताकि 500 कंपनियों में इंटर्नशिप हो और बाद में उनको जॉब मिले, ताकि हमारे यहाँ का युवा स्किल हो पाए। अगला देखिए यहाँ पर क्या हो गया, शहरी विकास की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर शहरी विकास को देखेंगे। तो शहरी विकास में देखिए मुख्य आयाम क्या क्या हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत विधिवत बताई जाएँ। तो शहरी विकास में पहले स्टैम्प ड्यूटी, तो महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टैम्प ड्यूटी कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। जैसे अभी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, गाँव में अपनी माता जी के, गाँव के शहर में भी करते हैं कि माता जी के नाम पर घर की रजिस्ट्री करा देते हैं, जिससे कि वो टैक्स बचा लें। और बाद में क्या होता है कि माता को पता चला कि वृद्धाश्रम भेज दिया, अलग कर दिए। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को, यानी गवर्नमेंट कह रही है कि हम स्टेट को प्रोत्साहित करेंगे, ताकि क्या है कि जेंडर इक्वलिटी है और महिलाओं को भी आर्थिक भागीदारी में मतलब भागीदारी कर सकें। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी पर महिलाओं के द्वारा अगर कोई संपत्ति खरीदी गई, कोई जमीन या कोई ऐसी चीज़, जिससे उनको यहाँ पर छूट मिलेगी। दूसरा है स्ट्रीट मार्केट की बात हो रही है। चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट, और हाट मतलब जो मार्केट होती है, ठीक है, स्ट्रीट फूड हब विकसित करने के लिए यहाँ पर योजना की परिकल्पना की जा रही है। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा। देखिए जल प्रबंधन पे क्या बात हो रही है, तो यहाँ जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं तथा विश्वसनीय परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों की सेवाओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराना है। अब है आवास संबंधी, देखिए क्या आवश्यकता है भाई, तो आवास संबंधी आवश्यकताओं में देखिए PM शहरी आवास शहरी योजना 2.0, तो यानी 10 लाख करोड़ रुपए निवेश के माध्यम से शहरी गरीब तथा मध्यम वर्ग की आवश्यकताएं पूर्ति होंगी और अधिक उपलब्धता के साथ कुशल एवं पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केटिंग के लिए सामर्थ्यकारी नीतियां तथा विनिमय लागू किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आसान चीज़ों में, लैंग्वेज में आपको समझाऊं, और हमारा काम कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि बजट जैसे आया है तो चीज़ों को मैनेज करना, उसको समझना, और केवल ऐसे ही नहीं कि PDF को यहाँ पर पढ़ देना, क्योंकि समझनी पड़ती है चीज़ें, कहाँ से कौन से पॉइंट आपके लिए यहाँ पर रखे जाएँ जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है,
तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, देखिए ऊर्जा सुरक्षा यानी हमें एनर्जी सिक्योरिटी में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, जियोथर्मल, इन सब पे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी में निजी क्षेत्र के साथ पहल की जाएगी। देखिए अभी क्या है कि कुछ जगहों पे परमाणु रिएक्टर हैं, तो हमारा से मतलब है, भारत सरकार का टारगेट है कि इसको और बढ़ाया जाए। एनर्जी एफिशिएंट रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज प्रॉपर वर्क करेंगी, ठीक है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और हम लोग चीज़ों को खरीदने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो कह रहे भारत में लघु रिएक्टरों की स्थापना करी जाएगी, मतलब स्मॉल रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय यानी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। अगला है पंप स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के सहज एकीकरण के लिए यहाँ पर काम होगा। अगला है कि भाई AUACSC ताप विद्युत संयंत्र की बात हो रही है। NTPC और भेल का एक संयुक्त उद्यमपूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि अगर आप क्लीन एनर्जी मैकेनिज्म पे जाते हैं तो उनको क्या है कि भाई उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। यहाँ देखिए 1 करोड़ लोगों को क्या है, करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। इस अगर ये सब काम हो जाए 300 यूनिट तक प्रति माह कह रहे हैं कि लगभग फ्री मिल सकती है। अब तक की 1.2 लाख करोड़ पंजीकरण और 14 लाख यहाँ पर क्या है कि आवेदन आ चुके हैं, ठीक है। तो PM सूर्य घर मुफ्त, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात हो रही। इसके तहत 1 करोड़ घरों को मिलेगा, 300 यूनिट प्रति माह फ्री मिलेगी, उसके बाद आपको थोड़े चार्ज देने पड़ेंगे। और अब तक की 1.2 करोड़ लोग पंजीकरण और 14 लाख का आवेदन हो चुका है, ठीक है। अब अगला बात कर रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना की बात करते हैं। तो अवसंरचना के लिए तो यहाँ पर क्या है कि भाई 11,11,111 रुपये का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। GDP का 3.4% है। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण पे 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क से संपर्क, यानी ऐसी सड़कें बनाई जाएं जो ठंडी, गर्मी, बारिश में खासकर कनेक्टिव बनाए रखें, ठीक है। तो यहाँ पर PNGSY तो 4th चरण इसका शुरू किया जाएगा। सिंचाई और उपशमन के लिए बाढ़ उपशमन यानी बाढ़ से बचने के लिए क्या किया गया है, तो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य चालू की गई नई स्कीमों के परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करी गई है। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन के लिए परियोजनाओं को यहाँ पर सहायता करी गई है। तो यहाँ पर ये राज्य याद रखिएगा कि किन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण के लिए काम किया गया है। अगला हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए यहाँ पर सहायता प्रदान करी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही, और उसमें सबसे पहले है हमारा पर्यटन। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर को मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो आपको विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात याद रखना। और एक इंडस्ट्रियल अभी कॉरिडोर हमने बताया था कि गया को नोड के हिसाब से तो अमृतसर से कोलकाता को एक जोड़ेगा, ठीक है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए धार्मिक महत्व के लिए राजगीर के लिए व्यापक पहल की गई है। नालंदा विश्वविद्यालय और इसके गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर क्या करना है, विकास करना है। और उड़ीसा के सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने की इसकी दृश्यता, सुंदरता, मंदिर, स्मारक और कारीगर, वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए इसमें अगर आप मतलब थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात करेंगे तो देखेंगे कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत खुश किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट भी उन्हीं के सपोर्ट से चल रही है। तो जैसे महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया गया, हरियाणा को कुछ नहीं दिया गया। आप कहोगे सर हरियाणा में BJP गवर्नमेंट है, ठीक है। बात यहाँ पर है कि महाराष्ट्र में भी वहाँ पे गवर्नमेंट है BJP में, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर है कि यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, बट क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा नई बड़ी घोषणाएं नहीं करी गई हैं। अब क्या है कि भाई नव प्रवर्तन, अनुसंधान एंड विकास यानी कि इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि यानी कि रिसर्च के लिए यहाँ पर क्या है कि एक वो शुरू करी जाएगी, एक फंड बनाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन और अंतरिक्ष व्यवस्था के लिए 1,000 करोड़ रुपए तक का वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड यानी कि अगर कोई अंतरिक्ष यानी स्पेस रिलेटेड रिसर्च होगी तो 1,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक फंड बना होगा जिसके तहत यहाँ पर रिसर्च के लिए दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितना 1,000 करोड़ का किया गया प्रावधान, 1,000 करोड़ के लिए वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। तो पूछा जाएगा वेंचर कैपिटल फंड की बात किससे संबंधित करी गई है इस बार के बजट में, तो यहाँ पर बात जो करी गई है वो आपके लिए अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए करी गई है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको मैं एक ही पार्ट में लाना चाहता था और इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा टाइम लेकर एक ही पार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब है अगली पीढ़ी के लिए सुधार के लिए, तो ग्रामीण एवं शहरी भूमि संबंधी कार्य की बात हो रही है। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार, ठीक है। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण और किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों की डिजिटलिंग किया जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है कि जो लोग अभी लेखपाल बने होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि भाई डिजिटल भी चीज़ें रिकॉर्ड कराया जा रहा है, ठीक है। एरिया हो, खेत हो या कोई ज़मीन हो, इस तरीके से डिजिटलीकरण मैप, और अब तो क्या है कि ड्रोन से मैपिंग सारी हो जा रही है। भूमि रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी। अगला है इसी में जलवायु वित्त पोषण के लिए टैक्सोनॉमी, जलवायु अनुकूल और उपशमन से संबंधित निवेशकों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। यानी इधर से संबंधित कोई काम किया जाएगा तो यहाँ पर इनको क्या है कि निवेशकों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ा दी जाएगी। एफडीआई और ओवरसीज निवेश, तो कह रहे हैं एफडीआई को सरल करने और ओवरसीज निवेश करने के लिए यहाँ पर क्या है कि जो अवसर है उसको सरलीकरण किया गया। यानी कि मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आता है यहाँ पर निवेश करने, तो उसको तमाम तरह के विंडो क्लियरेंस चाहिए अलग अलग विभाग से, अलग अलग मंत्रालय से। यहाँ पर एक ऐसा कुछ सरल बनाएंगे। एनपीएस वात्सल्य क्या है, अवयस्कों के लिए, यानी जो बच्चे अवयस्क हैं 18 साल से नीचे, उनके माता पिता और अभिभावकों के द्वारा अंशदान की योजना। यानी हो सकता है कुछ पेरेंट्स दें और कुछ गवर्नमेंट देगी, उसी को कह रहे हैं एनपीएस वात्सल्य। और जब ये बच्चा 18 साल का वयस्क हो जाएगा तो वो पैसा क्या है कि इस बच्चे को आगे की एजुकेशन और इन सब चीज़ों के लिए दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है कि डाटा संचालन में सुधार और आंकड़ों और सांख्यिकी के लिए संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन। नई पेंशन योजना क्या है भाई, संगत समस्याओं को समाधान करने के लिए, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, राजकोषीय दूरदर्शिता बनाए रखने के लिए एक यहाँ पर समाधान निकाला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सबसे पहले बात हो रही है चालू खाते में करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए कैसे होता है। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। बट इसमें क्या है, कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर था, अभी यहाँ पर आ गया, इंप्रूव हो गया। आप कहोगे सर कम होने पर कैसे इंप्रूव हुआ? हाँ, डेफिसिट कम हुआ है, इस वजह से इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रही है? 8.2 रही है, ये भी याद रखिएगा। अगला है पीएमआई इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लोग पीएमआई इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर अभी चीज़ें करी जाएंगी। यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है, अगर इसका देखिए 50 से ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। पीएमआई इंडेक्स अगर 50, तो भारत का देखिए ऑलमोस्ट 50 से ऊपर है, तो पीएमआई इंडेक्स जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आप ये भी देखिएगा, ठीक है। ओवरऑल इंडिया का 50 से ऊपर है। अगला है तो एएसबी में शकल में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक ऐसे लोन दे देती है जो रिकवर नहीं हो पाते हैं, उनको हम एनपीए कहते हैं। तो एनपीए कह रहे हैं कि 2018 के बाद से लगातार, इसमें देखिए 2018 वाला है पीक पे गया, यानी इसमें एनपीए बढ़ा था, उसके बाद देखिए एनपीए में सुधार हो रहा है। कम होने का मतलब है कि एनपीए इतना ही हो रहा है, पहले एनपीए इतना लाख करोड़ परसेंटेज में बर्बाद होता था, यानी 10 से 12%, और यहाँ पर हमें कम आ गया, ये लगभग 4% के आसपास आ गया है। राजकोषीय घाटे में कमी हो रही, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.4 था और यहाँ पर 5.6 फाइनेंशियल ईयर 2004 में है, ठीक है, 24 में है। और यहाँ पर क्या है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो है 6.7 पे थी, अभी कितने पे आ गई? 5.4 पे। तो देखिए सभी चीज़ों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ठीक है। हालांकि इन्फ्लेशन में फ्लक्चुएट किया है कम ज़्यादा करके, ठीक है। अगले पे आते हैं भाई, टैक्स रिजीम की बात थोड़ा करते हैं भाई, कितना कहाँ पर छूट मिलेगी। तो कह रहे हैं आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा करी जाएगी और धर्मांत संस्थाएं एवं टीडीएस का सरलीकरण किया जाएगा। मुकदमेबाजी और अपील से संबंधित कर अधिकार में वृद्धि करना, कर आधार में यानी टैक्स बेस में। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क के प्रस्ताव की बात हो रही है, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि समझ में आए। तो क्या है कि व्यापार में आसानी, शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने और विवादों को कम करने के लिए संरचना की व्यापक समीक्षा यहाँ पर की गई है, ठीक है। दूसरा है कि सीमा शुल्क में परिवर्तन, कैंसर की 3 और दवाओं में सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट, यानी किफ़ायती दवाएं हैं, लाभ मिलेगा। अगला है कि भाई देखिए आपका मोबाइल से संबंधित क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन, मोबाइल पीएसबी और चार्जर
पीसीडी घटाकर यहाँ पर 15% कर दिया गया है। अब करें घरेलू मूल्य संवर्धन, तो सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% और प्लेटिनम पे 6.4%। अभी क्या है कि जैसे दूसरे देश से सोना लाया जाता तो यहाँ पर आपके पास कस्टम ड्यूटी लग जा रही, कस्टम ड्यूटी लग गई। मान लीजिए आप 100 रुपये का सोना लाए, यहाँ पर 10% कस्टम ड्यूटी लग गई, तो यहाँ पर 110 रुपये में बेचोगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसको हम घटा देंगे। फिर झींगा और फिश फीड पर बीसीडी घटाकर यहाँ पर 5% किया गया है। ठीक है, तो इसको मैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने देखा कि सोने चांदी का रेट जो है लगभग 4,000 रुपये कम हो गया। तो देखिए जब बजट आता है तो इस तरीके की चीज़ें चेंज होती हैं। सोलर सेल और पैनल के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पर छूट है और ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए सहायता करी जाएगी। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, 25 खनिजों पर सीमा शुल्क से, तो नंबर ही पूछ लेंगे। तो महत्वपूर्ण खनिजों को बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पर। अगला है डायरेक्ट टैक्स। देखिए इसमें क्या बात हो गई, अनुपालन का बोझ कम करने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। अब मान लीजिए उद्यमशील कौन करेगा, कौन उद्यमी बनेगा, कौन एंटरप्रेन्योर बनेगा। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाया और सरकार ने आपसे इस पर क्या किया कि 30 रुपये टैक्स लिया, तो आपके पास 70 बचे, तो 70 पूरा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, कुछ किराया देंगे, अगर घर होगा तो बिजली का बिल देंगे और तमाम चीज़ें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा नागरिकों को राहत प्रदान हो। तो पूंजीगत लाभों को यहाँ पर क्या है, तर्कसंगत करना। तो कह रहे हैं वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% टैक्स लगेगा और कह रहे हैं कि दीर्घ अवधि के लिए तो यहाँ पर क्या होगा 12.5% लगेगा सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए। और कह रहे हैं कि पूंजीगत लाभ की सीमा को छूट के लिए 1.2 लाख प्रतिवर्ष किया गया है। निवेशक जो है, निवेशकों पर एंजल टैक्स लग जाता है। इंडिया मान लीजिए कोई आया निवेशक इन्वेस्ट करना चाहता है या देश का ही है तो उस पर एक एंजल टैक्स लग जा रहा है। तो कह रहे निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल वर्ग समाप्त कर दिया गया, एंजल टैक्स, यानी किसी भी वर्ग को नहीं देना है। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था है, यानी आप इधर मान लीजिए केरल से आप जाना चाह रहे हैं आंध्र प्रदेश, तो यहीं पर जब चलाएंगे तो आपसे टैक्स वगैरह जो है, या देश के अंदर नदी के अंदर, तो उसमें क्रूज चलाने की बात हो रही है, इसको सरल व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है, विदेशी खनन और इसके लिए सेफ हार्बर दरों को प्रावधान करना। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट की दर 40% से घटाकर यहाँ पर 65% करी गई है। अगला है कि नई कर व्यवस्था। अब देखिए नई कर व्यवस्था में यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नई कर व्यवस्था में है कि भैया 0 से 3 लाख रुपए कमाते तो आपके ऊपर 0 टैक्स। ठीक है, और अगर आप 3 से 7 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहे हैं 7 से 10 लाख कमा रहे हैं तो यहाँ पर 10%, और 10 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे आपको 20%। अब 15 आप कमाएं उस पर 20%, ठीक है, तो लगभग क्या हुआ कि 30,000 रुपये आपका क्या चला गया, टैक्स में चला गया। और 15 लाख से ऊपर कमाते तो आपके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करी गई है, और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन की कटौती पर 15,000 से बढ़ाकर यहाँ पर की गई है 25,000 करी गई है। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं। अब देखिए रुपया कहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए सबसे ज़्यादा रुपया आता है हम लोग जो बोरोविंग करते हैं, ठीक है, दूसरे देशों से, या मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से, IMF से, जो बोरोविंग होती है सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका GST से, तीसरा है कॉर्पोरेट टैक्स से, ठीक है, और दूसरे पे है इनकम टैक्स 19% है, माफ़ करिएगा 1 2 3 4। तो पहले पे उधारी, और फिर दूसरे पे आपका हो जाएगा इनकम टैक्स, तीसरे पे आ जाएगा GST, चौथे पे कॉर्पोरेट। ये भैया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को आ सकता है कि भैया सबसे कम सबसे ज़्यादा से की ओर बढ़ते घटते क्रम में लगाइए कि कहाँ से रुपया आता है। अब जब आपके पास रुपया आया, यानी गवर्नमेंट के पास आया, तो खर्चा कहाँ कर रहे हैं, जरा इनसे भी बात कर लीजिए भाई। तो सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, यानी कि जब 100 रुपये इकट्ठा किया तो उसमें 21% किसको देना है, तो वो राज्यों को दिया जाएगा। ब्याज भुगतान, यानी उधारी ले रहे हो तो उधारी में भी पैसा ज़्यादा जाएगा 19%, ठीक है। फिर 16% पे क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की सब्सिडी और पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रक्षा और सब्सिडी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़कर बाकी ये यहाँ पर आपके सामने रुपया आता कहाँ से, स्क्रीनशॉट लें। और ये रुपया जाता कहाँ है, पहले आ रहा है कि रुपया आ कहाँ से, आपके पास आया कहाँ से, यानी सरकार के पास। दूसरा है जा कहाँ रहा है। अगला है यहाँ पर दोस्तों, तो कह रहे हैं विभिन्न मदों के लिए कितना कितना पैसा। तो देखिए करोड़ रुपए में यहाँ पर 4,54,763 करोड़ रुपए की यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा है। ग्रामीण विकास, कृषि संबंध कार्यकलाप, गृह, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, समाज कल्याण, वाणिज्य और उद्योग के लिए यहाँ पर इतना पैसे का प्रावधान किया गया है। अगला है भाई प्रमुख स्कीम है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग आया है।
मनरेगा के लिए जो 60,000 करोड़ रुपए जो व्यवस्था करी जाती थी, अब 2024-25 में कितना हो गया, 86,000 करोड़ रुपए है। तो जितना जो डार्क से इधर राइट साइड पे ये बढ़ा हुआ है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पहले 840 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब 1200 करोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, नीचे ईयर भी लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहां पर आगे समझते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए यहाँ पर क्या है, 2228 करोड़। औषधि के लिए यहाँ पर, औषध उद्योग के लिए तो यहाँ पर 2143। सेमीकंडक्टर और स्टोरेज ग्रिड के लिए भी देख लीजिए, ये राइट साइड वाले पैसा हैं। और पिछली बार कितना दिया गया है, ग्रोथ दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सिलेंडर लेने पर आपके पास जो सब्सिडी आती है उसकी बात हो रही है। तो उसमें पहले 180 करोड़ रुपए प्रावधान था, अब 1500 करोड़ रुपए। और यहाँ पर है कि देखिए, यहाँ पर है IDE स्कीम के तहत अधीन क्रेडिट लाइन की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से प्रावधान किया गया है। अब देखिए यहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ की बात हो